वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री ऑफ 3D एलिमेंट्स और पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट होते हैं, क्या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैसे कैसे वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था 3D एलिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में जानना। इसी कड़ी में हम K2Cr2O7 यानी पोटासियम डाइक्रोमेट और परोक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं KMnO4 से, पोटासियम परमैंगनेट। आपको पता है जो पोटासियम परमैंगनेट है एक कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट है और मैग्नीज जो है वो 3D मेटल है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 है, यानी कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। KMnO4 के अंदर जो मैग्नीज है ये D0 स्टेट में यानी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जब इसके D के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं और S के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं। सातों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मैग्नीज +7 की आउटर शेल बिल्कुल खाली होती है। तो सबसे पहले जानते हैं KMnO4 को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और बाद में हम डिस्कस करेंगे KMnO4 का स्ट्रक्चर। KMnO4 प्रिपेयर करने के लिए हमें पायरोलुसाइट मिनरल की जरूरत होती है। पायरोलुसाइट मिनरल के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2। MnO2 को जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है K2MnO4। K2MnO4 यानी पोटासियम मैग्नेट। हमें बनाना है पोटासियम पर मैग्नेट। पहले स्टेप में हम क्या बना पाए हैं? पोटासियम मैग्नेट। अगर हम KOH और ऑक्सीजन की रिएक्शन ना करवा के मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी पायरोलुसाइड की K2CO3 पोटासियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएं तो भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो K2MnO4 होता है। हाँ, बाई प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो K2MnO4 होता है। K2MnO4 जिसको बोलते हैं पोटासियम मैग्नेट, एक ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है और वाटर में ये इजीली सोल्यूबल भी होता है। तो हम थोड़ा सा वाटर डाल के इसके ग्रीन कलर का जो लिक्विड हमें मिलेगा उससे हम K2MnO4 को बाकी जो बाई प्रोडक्ट होंगे उनसे सेपरेट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास K2MnO4 है, इससे KMnO4 में कन्वर्जन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है केमिकल मेथड और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। केमिकल मेथड के अंदर हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, उससे हम K2MnO4 से KMnO4 प्रिपेयर करेंगे, और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे और वहां पे हम KMnO4 प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल मेथड। जो K2MnO4 है इसके अंदर क्या है? MnO4 2 नेगेटिव है। MnO4 2 नेगेटिव क्या है? मैग्नेट आयन है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से Cl2 से, तो ये Cl2 को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा MnO4 1 नेगेटिव में, और पोटासियम साथ है तो KMnO4 यानी पोटासियम परमैंगनेट। अगर ओजोन से रिएक्शन करवाई जाए वाटर की प्रेजेंस में तो भी क्या बनेगा? KMnO4, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इसका मैग्नेट आयन का निकल गया, ऑक्सीडाइज हो गया ये। अगर रिएक्शन करवाई जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाने पे भी हमें KMnO4 मिलेगा। हाँ, क्योंकि हमने प्रिकर्सर अलग अलग लिए हैं, यहाँ क्लोरीन लिया है, यहाँ ओजोन लिया है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ली है, तो जो बाई प्रोडक्ट होंगे वो अकॉर्डिंगली अलग अलग बनेंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? केमिकल मेथड से KMnO4 प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर जो K2MnO4 है, आपको पता है इसका क्या करना है? ऑक्सीडेशन करवाना है। यहां -2 चार्ज है और आपको चाहिए KMnO4 जिसके अंदर MnO4 के ऊपर -1 चार्ज हो। तो इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। यानी K2MnO4 को अगर हम
एनोड के ऊपर रखें और दूसरी कोई स्पीसीज जो रिड्यूस हो सकती है उसको कैथोड पे रखें, तो K2MnO4 ऑक्सीडाइज होके एनोड पे KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, जो MnO4 2 नेगेटिव है ये MnO4 नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां से MnO4 2 नेगेटिव MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जो कैथोड है उसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होती है, वहां पे दो H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना लेते हैं। यानी एनोड के ऊपर तो हमें K2MnO4 जो लिया है अगर एनोड के ऊपर, वहां हमें KMnO4 मिलेगा, वो ग्रीन कलर का सोल्यूशन पर्पल कलर के सॉल्यूशन में या फिर कहूं मैं डार्क वॉयलेट कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये दो मेथड है जिनके थ्रू हम K2MnO4 से KMnO4 प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको पता है KMnO4 डार्क वॉयलेट कलर का है, वाटर में अगर डालते हैं तो ये डार्क पर्पल कलर का सॉल्यूशन देता है और थोड़ा सा अमाउंट भी इसका बहुत अच्छा कलर देता है। इसकी सोल्युबिलिटी कोल्ड वाटर में कम ही है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते हैं तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 240 डिग्री सेल्सियस है और ये मेल्ट होने के साथ साथ डिकम्पोज भी हो जाता है, MnO2 बनाता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एसिडिक मीडियम, बेसिक यानी एल्कलाइन मीडियम और इवन न्यूट्रल मीडियम में भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एसिडिक मीडियम की बात करें तो एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन लेके Mn2 पॉजिटिव बनाता है, यानी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेके MnO4 2 नेगेटिव बनाता है, यानी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर न्यूट्रल मीडियम की बात की जाए तो न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेके MnO2 बनाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है। यहां +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पे जो एसिडिक मीडियम है उसके अंदर तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आता है, 5 का चेंज आता है। बेसिक जो मीडियम है उसके अंदर सिर्फ 1 चेंज आता है और न्यूट्रल मीडियम में 3 का चेंज आता है, +7 से +4। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां होता है, ये एसिडिक मीडियम के अंदर। तो एसिडिक मीडियम में वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, न्यूट्रल मीडियम में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेसिक मीडियम में एज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करता है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो KMnO4 के अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, इसका 3D भी खाली, 4s भी खाली, 4p तो खाली था ही, 4s और 3D के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, इसके निकल गए, आयनाइज हो गए। तो अब 4 ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रखता है और ये D3s हाइब्रिडाइजेशन करता है। D3s हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि 3 तो D के ऑर्बिटल 3D वाले और एक S का ऑर्बिटल, 3DXY, 3DYZ और 3DZX, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं D के और एक S का ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल, ये चारों मिलकर क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होती है D3s और स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। अब मैग्नीज कितनी है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट टेट्राहेड्रल का ही अरेंजमेंट शो करता है। मैग्नीज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 नेगेटिव, चाहे आप ऑक्सीजन पे लगाओ या फिर ऑन द होल पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पे लगाओ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और जो मैग्नीज और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 163 पिकोमीटर, यानी कि ये क्या है, 163 पिकोमीटर जो है बॉन्ड लेंथ है, सबकी बराबर है। कुछ बुक्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है जो सही नहीं है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, D3s है। ऑल्सो
जो कलर है KMnO4 का, जो ये पर्पल कलर शो करता है, इसकी वजह है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्यों है इसका? क्योंकि इसके जो मेटल है उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं आउटर शेल में। जो लिगेंड है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से जो KMnO4 है इसका डार्क कलर होता है। दैट्स ऑल अबाउट KMnO4। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड यानी कि K4FeCN6। जो पोटाशियम फेरोसाइनाइड है इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +2, साइनाइड का है -1 चार्ज और 4 पोटाशियम K4FeCN6। अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो इसको प्रिपेयर हम एक तो कोल गैस में मिलने वाली हाइड्रोजन साइनाइड से कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन साइनाइड है जो कोल गैस से मिलती है अप्रोक्सीमेटली 0.3% उस गैस का पार्ट क्या होता है, HCN होता है। तो उस HCN को अगर वॉशिंग सॉल्यूशन से पास करते हैं, वॉशिंग सॉल्यूशन क्या है इसके लिए, KOH। अगर KOH से पास करते हैं तो क्या बनाएगा, ये KCN बनाएगा। और जो KCN है वो Fe2 पॉजिटिव वाले साल्ट यानी फेरस साल्ट के साथ, जैसे कि FeSO4 है, तो उनके साथ रिएक्शन करता है और बनाता है K4FeCN6। अब ये तो है इसकी प्रिपरेशन। दूसरा कि अगर आपके पास KOH नहीं है, बिना KOH के प्रिपेयर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो जो KCN बनाया हमने उसकी बजाय जो HCN है, अगर हम HCN की रिएक्शन करवाएं किसके साथ, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH2 और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस। आपको पता है आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फेरस, +3 में है तो फेरिक। जब इन दोनों से रिएक्शन करवाई जाती है तो इनसे प्रोडक्ट मिलते हैं FeCN ट्वाइस और FeCN थ्राइस। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं Fe4FeCN6, जिसका कलर है वो भी पर्शियन ब्लू वाला कलर ही होता है। यहाँ पे बाहर क्या है, आयरन किस में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अंदर वाला आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो फेरिक फेरोसाइनाइड जो है उसका भी क्या है, पर्शियन ब्लू कलर है। जब ये स्पीसीज बन जाती है तो इसको हम पहले ट्रीट करते हैं किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो बाहर वाले जो आयरन हैं वो रिप्लेस होते हैं कैल्शियम से और बनता है कैल्शियम फेरोसाइनाइड। और जब हम कैल्शियम फेरोसाइनाइड को पोटाशियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हैं तो बनता है पोटाशियम फेरोसाइनाइड। लेकिन अंदर वाली यूनिट तो क्या रहती है, इंटैक्ट रहती है। अंदर वाली यूनिट में कोई चेंज नहीं, सिर्फ बाहर वाली स्पीसीज है वो उस मेटल के हिसाब से चेंज होती जाती है। तो इन तरीकों से हम क्या बना सकते हैं, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। अब जो पोटाशियम फेरोसाइनाइड है ये होता है लेमन येलो कलर का, और इसके साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। अगर इसको हीट किया जाए तो 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इनको निकाल देता है, K4FeCN6 बच जाता है। और अगर इसको फर्दर हीट किया जाए 140 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है आयरन कार्बाइड यानी FeC2 और पोटाशियम साइनाइड में, KCN में, और नाइट्रोजन गैस यहां से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए या तो स्ट्रॉन्ग एसिड से लाइक H2SO4, या फिर कॉपर के साल्ट से, कॉपर सल्फेट से, या फिर आयरन के किसी साल्ट से, तो जैसे हमने पर्शियन ब्लू, ट्रम्बल ब्लू के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो उसके हिसाब से जो इनर जो कोर है वो तो इंटैक्ट रहती है FeCN6 और Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2, और आउटर जो है वो चेंज होता रहता है। अगर आपने कॉपर का साल्ट ले लिया तो बाहर कॉपर आ जाएगा पोटाशियम की जगह पे। अगर आपने फेरिक साल्ट से रिएक्शन करवाई है तो बाहर Fe+3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो जो आप रिजेंट लोगे उसके हिसाब से आउटर बदलता रहेगा। जिंक का अगर आपने साल्ट ले लिया तो बाहर जिंक आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो FeCN6 है, FeCN6 एक स्टेबल कोऑर्डिनेट एंटिटी है। FeCN6 के ऊपर कितना है, -4 चार्ज है। आयरन किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये एक स्टेबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है।
बाहर अगर 4 पोटाशियम लगे हैं या फिर इसकी जगह पे 2 कॉपर 2 पॉजिटिव लगे हैं या इसकी जगह पे 2 जिंक 2 पॉजिटिव लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप पोटाशियम फेरोसाइनाइड को वाटर में डिसोल्व करते हो तो ये आयन में डिसोसिएट होता है। किसमें? 4 पोटाशियम आयन देता है और एक Fe4 नेगेटिव देता है। यानी कि जो Fe4 नेगेटिव है ये एक स्टेबल एंटिटी है, तो अंदर वाली एंटिटी पे बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं होती, जो आउटर है उसके साथ रिएक्शन हो जाती है। बात करें इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। आपको पता है जो KMnO4 था वो तो क्या करता था, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता था। क्यों? क्योंकि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7 और डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? K4 FeCN6 की, और FeCN6 के अंदर जो है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रहेगी D6 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? अगर K4 FeCN6 इसकी रिएक्शन करवाई जाए क्लोरीन के साथ, ये अपनी एंटिटी में से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आयरन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करता है, +2 की बजाय अगर +3 हो जाए, ये +2 है, अगर +3 हो जाए तो एक पोटाशियम कम की जरूरत पड़ेगी, यानी K3 FeCN6 ये वाली एंटिटी बनेगी। पोटाशियम फेरिसाइनाइड बनेगा। पहले क्या था? फेरोसाइनाइड, अब +3 होने के बाद क्या बन गया? फेरिसाइनाइड। अगर रिएक्शन करवाई जाए H2SO4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो भी क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज होता है किसमें? पोटाशियम फेरिसाइनाइड में। फेरोसाइनाइड है वो फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ओजोन से रिएक्शन करवाई जाए तो भी जो फेरोसाइनाइड है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, ये पोटाशियम फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन 24, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और 6 जो साइनाइड लिगेंड लगे हुए हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड अप हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन जब कोई भी लिगेंड नहीं है, और जब लिगेंड आते हैं पेयर करने, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको पेयर अप कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 D2 तो D खाली रह गए, D2 आगे, उसके बाद 4s, उसके बाद क्या है? 4p, तो D2sp3 6 ऑर्बिटल यूज होके क्या बनेगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई लिगेंड फील्ड आएगा मेटल के अराउंड, तो मेटल के जो d ऑर्बिटल हैं अप्रोचिंग लिगेंड की वजह से, उनके ओवरलैपिंग की वजह से क्या करेंगे? अपना जो एनर्जी लेवल है वो चेंज करेंगे, स्प्लिटिंग हो जाएगी। और स्प्लिटिंग अगर d ऑर्बिटल की होती है तो किसमें होती है? ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर T2g और Eg। T2g के अंदर 3 ऑर्बिटल, Eg के अंदर 2 ऑर्बिटल, dxy yz zx तो T2g में चले जाते हैं, d x² - y² और dz² Eg ऑर्बिटल में आ जाते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उतनी ही क्या होती है यहाँ पे? डेल्टा O, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फिश स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही चांस है इलेक्ट्रॉन के नीचे पेयर अप होने में, T2g ऑर्बिटल में पेयर अप होने में। तो जो बिना स्प्लिट हुए, यानी डिजेनरेट d ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑक्युपाइड होके फिर ऐसे पेयरिंग कर रहे थे, जैसे ही एनर्जी सेपरेशन आया और जो डेल्टा नॉट है ये एक्सीड कर गई डेल्टा पी से, यानी पेयरिंग एनर्जी से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप होना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय कि इजी ऑर्बिटल में जाने के, और 6 के 6 ऑर्बिटल कहां रहेंगे? नीचे रहेंगे। दैट्स ऑल अबाउट पोटाशियम फेरोसाइनाइड। तो आज हमने क्या क्या बात की? आज हमने पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम फेरोसाइनाइड के बारे में डिस्कस किया।